अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमानों में शामिल हैं एक शायर, क्या नाम है हुजूर आपका? अब्दुल मजीद टक्कर। अब्दुल मजीद टक्कर साहब के हमरा उनकी बेगम साहबा हैं और ये इनकी चौथी बेगम बताई जाती हैं। हाय हाय। और डमी म्यूजियम से तशरीफ लाए हैं हमारे दोस्त जनाब तारिक अजीज साहब। माशाल्लाह, आज कूलर नहीं ले आए। ख़वातीन हज़रात, आज का मौजू चूंकि कदरे संजीदा है, इसलिए हमने निस्बतन नौजवान नस्ल के शायरों को दावत दे रखी है। गाफिर शहजाद साहब हमारे साथ तशरीफ फरमा है, साथ ही सादुल्लाह शाह, आबिद फारूक साहब और अहमद सुहेल बसरा साहब। मौजू दरअसल ये है कि शायरी का फायदा क्या है, क्या शायर सचमुच गप्पी और लपाड़िए होते हैं या इनकलाब बर्पा करने की सलाहियत भी इनमें मौजूद होती है। ये ज्यादातर शायर हजरात आप ये महीन से कमजोर से क्यों होते हैं, इंतहाई रिवायती सा टिपिकल सा हुलिया क्यों अपनाए रखते हैं? जी, मैं भी खाने पीने का शौक रखता हूँ। मैं पान खाता हूँ, गुटखा खाता हूँ। लगता डॉक्टर साहब को आए ना सारी बीमारियां दस रहे हैं। मैं छालिया भी खाता हूँ, यहाँ दर्द होता है। अच्छा सर, छोड़िए, बताइए कारोबार क्या करते हैं? मैं सरकारी मुलाजिम था और उसके वो तो बाद रिटायर हो गया ना रिसेंटली। जी। इस वक्त क्या शुगल है आपका? एक किताब घर है मेरा बड़ा छोटा सा और मैं किताबें वगैरह छापता हूँ उसमें। एक सवा छाप के तो डेग पेंदे ने। शायरी किस उम्र में शुरू की? 12-13 साल का था जब से शुरू की मैंने शायरी। क्या इंस्पिरेशन क्या थी आपकी? जब हम बहुत छोटे से थे, कोई 12-13 साल हमारी उम्र थी, अच्छा, तो हमें इश्क हो गया। इश्क हो गया? जी हाँ जी, उस तो बाद बीमार हो गए। तो यानी इतनी कम उम्र में आपको पहला इश्क हो गया? नहीं, पहला इश्क नहीं था ये कोई 25वां-30वां इश्क था मेरा। 12 साल की उम्र में? जी हाँ जी, छिले छिले दाई फसा ली थी। भाई, हम आपसे शायरी की बात कर रहे हैं और आप लगातार बकवास किए जा रहे हैं। सर लगातार नहीं कर रहे, वक्फे वक्फे में कर रहे हैं। अच्छा जी सर। फिर हमने सोचा कि हम किसी जोगे तो है नहीं, तो हम शायरी शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, तो हमने शायरी शुरू कर दी। आफ्ताब साहब, इन्होंने दो ही काम संजीदगी से किए हैं, शायरी और शादियां। हाँ जी, शायरी और शादियां। आप कसरत इज़्दिवाज के हवाले से भी बड़े मशहूर हैं। वो दरअसल हमने जिंदगी में अभी तक 4 शादियां की हैं। पहली शादी अभी तक 4 शादियां, यानी अभी मजीद स्टिल काउंटिंग? पहली शादी मैंने उस वक्त की थी जब मेरी वालिदा ने सोचा कि इनकी शादी कर देनी चाहिए। बस फिर पता नहीं क्या हुआ, उसका इंतकाल हो गया। उसके बाद फिर अच्छा, आज शादी की थी नहीं, उन्हें सुनिया तो फिर मैंने तस्वीर दिखाई कुड़ी नूं और तस्वीर नेड़े भी नहीं दिखाई। हाँ जी, उन्हें सिर्फ दूर ही देखी। अच्छा जी, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर हमने दूसरी शादी कर ली। अच्छा जी। फिर मालूम नहीं क्या हुआ, 6 महीने के बाद वो भी मर गई। सारे दुनिया जो औरता मुकान है। कातल शायर और ये आर्डर तो शादियां करते। देखिए, ये खामखा बके जा रहे हैं, इनको पता ही कुछ नहीं है कि हमने शादी कितनी मुश्किल से की थी। उसमें मुश्किल क्या हुई? इनकी सेहत इजाजत नहीं देती थी। अच्छा, मैं चूंकि इनकी ज़ौजा मोहतरमा से भी गुफ्तगू करना चाहता हूँ, पहले मैं ये पूछ लूं कि अच्छा जनाब, चौथी तक आप कैसे पहुंचे? तीसरी शादी फिर किधर की? बीच जी, फिर हमने तीसरी शादी की थी। किस बेस पे? मौत बेस पे। तो उनकी वफात कैसे हुई? जी जी, में बाकी 2 मरियन। जी नहीं, यहाँ आप लोग गलत हो गए। अच्छा जी, वो फौत नहीं हुई? जी, वो फौत नहीं हुई थी। वो एक दिन सब्जी लेने गई घर से और उसके बाद वापस ही नहीं आई। तो जी अल्लाह पाक ने जिन्हों बचाना होवे ना, उन सब्जी वाली दुकान पे भाई। नहीं सर, किसी नाराजगी की वजह से, नाचाकी की वजह से छोड़ गई आपको? वो पता नहीं, समझ में नहीं आया हमें खुद। ये तीनों शादियां आपने कराची में की? जी। तो फिर पंजाब में आ गए? हुण पंजाब जी, की बारी है। अच्छा, किन हालात में शादी हुई? सर, इस लड़की ने इस वजह से शादी की है कि मैं देखूं ये बीवियों को मारता किस तरह। अच्छा जी, सीरियसली प्लीज, हम सब जानना चाहते हैं आपने क्या सोचकर इनसे शादी की? जी आफ्ताब साहब, मैंने बचपन से सोच रखा था मैं कोई ऐसा काम करूं, कोई ऐसा मुश्किल काम कि लोगों के लिए मैं मिसाली साबित हूं। सारे खुदकशी करने लगी थी, यदि सहेली ने कहा खुदकशी हराम है, इन्होंने शादी कर। अच्छा जी, शायरी से कोई शगफ है? नहीं सर, कोई नसर पढ़ी हो? कभी भी नहीं। वो अखबार वगैरह पढ़ती हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है। कोई शायरी से इलाका नहीं? सच पूछे आफ्ताब साहब, मुझे तो शायरी से कोई दिलचस्पी है ही नहीं, मुझे सख्त नफरत है। और रही सही कसर इन्होंने पूरी करवा दी है। तो बाजी चाचा इन्हों की सुखा के बेचना। अच्छा, आपको इनसे इख्तलाफ क्या है? इख्तलाफात क्या आफ्ताब साहब, रोजाना इतनी छलांगे मारते हैं, मैं आज ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मेरी किताब छपेगी, मुझे इनाम मिल जाएगा, मैं इतने पैसे लेके आऊंगा, लेकिन इन्हें कोई परवाह नहीं घर की।
रोजाना मालिक मकान आके किराए का पूछता है, बच्चों की फीसों का इसको पता नहीं है, सिर्फ इनको ये पता है कि मैंने शायरी करनी है, शायरी के साथ घर का खाना तो नहीं ना पकता। और कसम से आप यकीन करें, अगर मैं जॉब ना करूं तो सबसे पहले भूखा ये मर जाए। आप क्यों नहीं कुछ छोटा मोटा काम क्यों नहीं करते? हम जॉब के लिए गए थे सर, अच्छा जी। मगर वहाँ उसने मुझे बाहर बिठा दिया, कहने लगा हम अभी आते हैं, फिर वो शाम तक आया ही नहीं कोई मुझे लेने। तो अगले दिन चले जाते? अरे वाह, वो कैसे चले जाते? हम हमारी भी कोई अना है, हमारी भी कोई बात है, हम कैसे जाते? हम तो नहीं गए। हम एक दे दे, हमने मैंने मारता है। हम तू मैं नहीं पूरा तो हम। बाजी तो सिग्नल नहीं, वो बहुत तपी हुई है बेचारी। देखें कितना जेन्युइन तकाजा है कि भाई कोई जॉब कर, भाई कोई ट्यूशन पढ़ा ले, लैंग्वेज तो आती है ना, उर्दू शायरी फरमाते हैं आप। लो, हम कोई पागल हैं जो ट्यूशन पढ़ाने के लिए चले जाएं? हम इतने बड़े शायर हैं, हमने शायरी की है, शायर अच्छा लगेगा ट्यूशन पढ़ाता हुआ? देखें कोई जिंगल्स विंगल्स क्यों नहीं लिखे आपने, कोई फिल्मी गीत नहीं लिखे आपने? कोई आता ही नहीं हमारे पास लिखवाने के लिए। सर कोई आपके घर आएगा खुद? हम जेन्युइन शायर है, जेन्युइन। जब हम पैदा हुए थे ना तब भी हम फितरी शायर थे। जी, शायर पैदाइशी होता है, जाहिर है, लेकिन ये कहां लिखा हुआ है कि शायर ने कोई काम नहीं करना, शायर ने भूखा मरना है और दूसरों को भी मारना है? हम इतने बड़े शायर हैं। और सर इतने बड़े शायर हैं तो क्या आप तो इतने बड़े पैरासाइट हैं? सर ये बताइए कि ये क्या अलमिया है, आप भी तो शायर हैं। देखिए, ये हजरत जो आपके सामने बैठे हुए हैं ये बेसिकली जेन्युइन शायर हैं। अच्छा जी। और जरा इस फलसफे को समझिए कि एक जेन्युइन शायर इस दुनिया में अपनी पैदाइश को एहसान समझता है, वाह। काम की तलाश में जाना अपनी शान के खिलाफ समझता है। उसकी ख्वाहिश ये होती है कि काम खुद चल के हमारे पास आए। लेकिन आपने तो इस तरह नहीं किया। सर वो जेन्युइन शायर की गल कर रहे ने, भांते बस गुजारा ही ने। नहीं, आप शायर तो है ना, साहिब दीवान है। हाँ जी, इन्होंने फिल्म चन्ने का रोल भी किया है। यार वो एक रोल था, यार एक वो रोल। शायरी की बात कर रहे हैं, तू उधर फिल्मों की बात। और उस फिल्म से पैसे नहीं थे मिले, अन्ने बन के डायरेक्टर च बच गए। शायरी एक समंदर है और इसकी गहराई में आप जितना जाएंगे उतना आप मोती निकाल कर लाएंगे। मैडम, आपको शायरी से शगफ नहीं है? मैं कह चाचा जी मेरी गल मेरे को एक शायर नहीं सांभिया जान दिया, दूजा फेर अब मैं शायरों का चार पाना है। तो ये बात आप धीमी आवाज में भी करते नहीं, मैं तो आपकी इज्जत भी बहुत करती हूँ। मेहरबानी, मैं आपकी जितनी करता हूँ आप तसव्वुर नहीं कर सकते। नहीं, आप भी तसव्वुर कर सकते हैं, मेरी नानी भी आपकी फैन थी। हद हो गई आफ्ताब भाई, इतना बड़ा झूठ मैंने जिंदगी में नहीं सुना। नहीं, आपकी नानी, ये बड़ी दिलचस्प बात है, आपकी नानी क्या करते देखती थी? काले टीवी ते जो कूलर वंडिया करते सन। अच्छा जी, हम जरा गाफिर शहजाद साहब से आप बताइए कि शायरी का फायदा क्या है? जनाब, ये जो शायरी है ये कोई कमोडिटी नहीं है, क्योंकि हमारी सोच आजकल इसी हवाले से चलती है, तो हम हर चीज़ में फ़ायदा ढूंढने लग पड़ते हैं। बिल्कुल तो शायरी का ताल्लुक तो इंसान की रूहानियत से है, इंसान के इनर सेल्फ से है, जहाँ पर ये नफ़ा नुकसान और ये फ़ायदे वाली बातें बेमानी हो जाती हैं। शायर बेसिकली सोसाइटी का एक दानिशवराना सा एंटरटेनर होता है, और उससे ज्यादा अगर उससे एक्सपेक्ट किया जाए तो ये गलत है। आप क्या कहते हैं? ये बिल्कुल ही ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये जो अभी आप बात कर रहे हैं, सोसाइटी में इस बात को बाकायदा फैलाया गया है कि ये एंटरटेनर होता है। आज हमारे यहाँ जो हुक्मरान हैं, जो मुगलों के लिबादे में हम देख सकते हैं उनको, उनके यहाँ भी ऐसे कुछ शायर मौजूद हैं जो लतीफ़े सुनाते हैं और उनको एंटरटेन करते हैं, लेकिन वो ना तो शायरी से सीरियस होते हैं और ना ही उनका शायरी से उस तरह का कोई ताल्लुक होता है। वो शायर नुमा चीज़ें होती हैं। फिर भी अगर एंटरटेनर नहीं है तो फिर करता क्या है सोसाइटी? शायर जो है वो हमारी फिक्र को, हमारी दानिश को, हमारी सोच को और हमारे एहसास को, और जो सोसाइटी की एक साइकी है उसको खूबसूरत लफ्ज़ों में पिरो के लोगों तक पहुंचाता है। आप देखिए कि 700-800 साल तक बाबा फरीद ने, शाह हुसैन ने, सुल्तान बाहू ने, बाबा बुल्ले शाह ने शायरी के ज़रिए सोसाइटी को एक ऐसा पैगाम दिया कि जिसकी वजह से वो सोसाइटी बड़ी बैलेंस सोसाइटी रही। आज हमने शायरों को पीछे हटा दिया तो हमारे दहशतगर्द सामने आ गए हैं। नहीं, ये जो अहबाब आज शायरी कर रहे हैं, क्या वो उसी नक्शे कदम पे चल रहे हैं? उनके नक्शे कदम पे कतन नहीं चल रहे, इसलिए कि जो ये कंज्यूमर सोसाइटी की आपने बात की वो इतनी डोमिनेटिंग हो गई है और उनको इतना मार्जिनलाइज कर दिया गया है शायरों को कि वो तो बेचारे महज अपनी ज़ात के इजहार और इस फन को संभाले हुए समझें कि इस दुनिया में गुजारा कर रहे हैं। जी, डॉक्टर जावेद इकबाल साहब जो कि साहबजादे थे
ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائے ڈاکٹر علامہ اقبال کے، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہماری اماں اکثر اس چیز کی شکایت کرتی پائی گئیں اقبال صاحب کہ آپ کچھ کرتے کیوں نہیں ہیں، آپ نے وکالت کی ہوئی ہے، اچھا بھلا پیشہ ہے، آپ وکالت چھوڑ کے اور یہاں پر گھر میں بیٹھے لکھتے رہتے ہیں، کس کام میں آپ پڑ گئے ہیں؟ تو ان کی جو عملی زندگی ہے یا عملیت پسندی جو ہے وہ ہمیں شاعروں کی زندگی میں بہت کم نظر آتی ہے۔ ہمارا اپنا ایک واقعہ ہے جس کا میں خود گواہ ہوں۔ ظفر اقبال صاحب کے ایک انتہائی عزیز دوست تھے صلاح الدین محمود مرحوم۔ ان کی والدہ صاحبہ انہیں کہا کرتی تھیں کہ آپ وقت پہ گھر نہیں آتے، آپ کبھی موقع پر موجود نہیں ہوتے۔ ظفر اقبال صاحب بھی تو ہے نا، کس قدر عمدہ، شستہ اور باکردار آدمی ہیں، حالانکہ شاعر ہیں۔ اچھا جی، ہم اسے یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں لیکن ایک بریک کے بعد۔ خواتین حضرات ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک جی۔ ہمارا جو کلاسیکل شعراء ہیں، اگر آپ اس عہد کو دیکھیں تو ایک طرف غدر مچا ہوا ہے، سب کانٹیننٹ جو ہے اس پہ انگریز جو ہیں وہ آ کے اپنے جو پنجے ہیں وہ گاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارے جو کلاسیکل شعراء ہیں وہ کہیں لب و رخسار کی بات کر رہے ہیں، وہ کہیں گیسوؤں کی بات کر رہے ہیں، وہ عشق جانا میں گرفتار ہو چکے ہیں، اور ان کا غم جو ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ان کی محبوبہ جو ہے وہ انہیں نظر نہیں آ رہی یا ان سے ان کی گفتگو نہیں ہو پا رہی۔ سعد اللہ شاہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ اس کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی زندگی کا حصہ ہے، ہم بہت سنجیدہ ہو گئے۔ مثلا منیر نیائی صاحب کا ایک شعر ہے، میں سمجھتا ہوں پورے اردو ادب میں ایسا شعر آپ کو نہیں ملے گا، حسن تو بس دو طرح کا خوب لگتا ہے، منیر آگ میں جلتا ہوا یا برف میں سویا ہوا۔ اگین ہم پھر دوسری طرف نکل گئے، ہم تو شاعری ڈسکس ہی نہیں کر رہے، شاعر کی بات کر رہے ہیں۔ شاعری تو نہیں جی، شاعر کا جہاں تک تعلق ہے، شاعر کے اپنے حالات زندگی، اکثریت شاعروں کی ایسی ہے جو بروکن فیملیز دے کر گئے ہیں۔ آج ہر گھر سے ڈاکٹر جاوید اقبال نکلتا نظر نہیں آتا۔ شاعروں کا قد دیکھیں تو بہت اونچے، لیکن ان کی اولاد اس لیے کہ وہ اٹینشن مل نہیں سکی۔ غافر صاحب آپ کی طرف جاتے ہیں۔ جو پرفارمنس کی ہو رہی ہے نا بات کہ شاعر کام نہیں کرتا، پڑا رہتا ہے، ابھی جاوید صاحب کا بھی حوالہ آ گیا اس کے اندر۔ اچھا، میں اس سے ایگری نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ شاعر کا ذہن اور فکر کا کام ہے، آپ اس سے یہ توقع کریں۔ اچھا، ہمارا کوئی دانشور ایک جنرل سے سوال تو نہیں کرتا کہ آپ مٹھائی کیوں نہیں اچھی بناتے؟ آپ کی اس بات کے بعد تو غافر صاحب یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ اگر خاندان میں کوئی شاعر پیدا ہو گیا ہے تو صف ماتم بچ جانی چاہیے کہ لیں جناب، ایک صاحب پیدا ہو گئے ہیں، یہ پیراسائٹ ہیں، اب ساری عمر ان کی خدمت باپ کرے گا، بھائی کریں گے، اور اس کے بعد بیوی کرے گی۔ شاعروں سے اگر کوئی شخص سب سے زیادہ ناخوش ہے تو وہ ان کی بیوی ہیں۔ آپ گھر کی باتیں تو نہ بتائیں۔ نہیں، گھر کی باتیں میں تو جنرلائز کر کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس حوالے سے مجھے قریب سے دیکھنے کا موقع ضرور ملا، میں اس لیے شیئر کر رہا ہوں، اور میں جان کی امان گھر سے طلب کرنے کے بعد یہ گفتگو کر رہا ہوں۔ اچھا، میرا خیال ہے کہ سارے شاعر بے روزگار بھی نہیں جی، ایڈورٹائزنگ کمپنیاں شاعر نوکریاں کر رہے ہیں جی جی۔ جدن فلم انڈسٹری ساری چنگی ہوندی ہے، قتیل شفائی صاحب، ساحر لدھیانوی صاحب، انڈیا میں آج بھی شاعر سب سے زیادہ پیسہ بالی ووڈ کی وجہ سے کما رہے ہیں۔ جی جی۔ فیض احمد فیض کو لوگ کہتے ہیں جی وہ دیکھیں کتنے بڑے شاعر تھے، لیکن یہ حمیت کا تقاضا ہے کہ جاب بھی کرنی اور پی آئی اے کے لیے کاپی رائٹنگ بھی کرتے تھے۔ آج بھی پی آئی اے کا جو رننگ سلوگن ہے وہ فیض کا لکھا ہوا ہے۔ اب کسرے شان نہ سمجھیں کہ یار یہ کوئی کام ہے جو میں کروں گا، یہ فلمی شاعری میں کروں گا، یعنی میں کسی اشتہاری فلم میں شعر کہوں گا تو بھائی کسی سے مانگ کر کھانے سے یا بچوں کو بے تعلیم رکھنے سے، بچوں کو علاج معالجے سے محروم رکھنے سے بہتر ہے کہ اپنے قد سے تھوڑا سا نچلا کام بھی کر لیں۔ جی سر، یہ آپ صحیح بات کر رہے ہیں کہ ایک تو یہ نئی ریئلائزیشن بھی یہی ہے کہ انسان کے اندر جو کوالٹی ہے اس کو اگر آپ پازیٹیولی استعمال کر کے اس سے کوئی بینیفٹ لینا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں انا کا مسئلہ بیچ میں نہیں آنا چاہیے۔ جی آفتاب صاحب نے بہت اچھی جو بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو میں ذرا بریف کرنا چاہتا ہوں کہ شاعر جو ہے اس کو شاعری کو پروفیشن ہرگز نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ جب اسے پروفیشن بنائے گا تو میرے خیال اس کے لیے بڑی مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ تو محبت کو اگر پروفیشن بنا سکتا ہے، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا۔ غلام تو قاصر، آپ کیوں نہیں کہتے کہ جی مجھے واقعی کو، یا تو پھر آپ بہت اچھے بڑھئی ہیں، بہت اچھے ترخان ہیں، بہت اچھے لوہار ہیں، بہت اچھے افسر ہیں، بہت اچھے استاد ہیں۔ سید ضمیر جعفری کا وہ 2 شعر جو میرا خیال ہے میں لاتعداد مرتبہ استعمال کر چکا ہوں، مجھے تو اب یوں محسوس ہو رہا ہے ان دونوں شعروں کا مخاطب باقاعدہ شاعر ہے کہ شوق سے نور نظر
लखते जिगर पैदा करो, जालिमों थोड़ी सी गंदम भी मगर पैदा करो। और हजरत इकबाल का शाही तो कब का उड़ चुका, अब कोई अपना मकामी जानवर पैदा करो। भाई थोड़ा बहुत को काम भी करो, ये तो कोई बात नहीं है जी, हम तो शायर हैं। जफर इकबाल साहब दा शेर है कि झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर जफर, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। हाँ जी। अगर शायर जम पे है, अल्लाह ने उहदा मैन्युफैक्चरिंग फालट पा दिता है, तो फिर मुआशरे ਨੂੰ चाहिए ना कि उन्हें बर्दाश्त करे ਉਹਦੇ मुताबिक वो कायम है। नहीं, शायर कभी नहीं समझता कि मैं एक मजजूब हूं या मेरे में फालट पैदा हो गया, हरगिज नहीं। शायर तो फिर भी अपने आप को पैदाइशी तौर पर सबसे अरफा समझता है। वो तो माइंड कर जाता है कि कोई मुझे रिसीव करने नहीं आया। भाई पैसा तुम एक नहीं कमाते हो, कहते हो कि मुझे रिसीव करने को आए। सर ये कहाँ की बातें कर रहे हैं जी? ये तनज़्ज़ुल जो है ये मजमूई है पूरी सोसाइटी का, सिर्फ शायर का नहीं है। 60 की और 70 की दहाई तक, 80 की तक हमारे पास बहुत बाकमाल लोग। जिस शायर की मिसाल दी जा रही है वो कई 100 साल पहले की बात है, ये 200 years पुरानी बात। उस वक्त जो मुआशरा था वो शायर को एक्सेप्ट करता था, लेकिन जिस शायर का तज़किरा हो रहा है वो बिलाशुबा उर्दू ही नहीं दुनिया के अजीम तरीन 10 शोरा में से एक था। और उसके साथ ये जो कुछ होता रहा सिर्फ इसलिए कि वो काम वाम नहीं करता था, वो कसरे शान समझता था। नहीं, गालिब की आप बात कर रहे हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की जब वो जॉब लेने के लिए गए हैं और जब प्रिंसिपल साहब उन्हें रिसीव करने नहीं आए तो क्यों, तो वो वापस चले गए। ये कौन सी अना थी, ये कौन सी, किसने उन्हें कहा था? जिस बंदे के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। देखें अब हम उसके पर्सन को डिस्कस कर रहे हैं, शायरी उसकी वाकई बहुत बड़ी थी, बहुत अजीम, लेकिन आप जॉब लेने गए अपनी कॉज के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने घर के साथ, आप इतने सिंसियर हैं। अर्ज ये है कि अपनी उसी इगोइस्टिक जो जीनियस है उसकी वजह से तो वो जिंदा है, अगर वो उसी को छोड़ देगा तो वो जिंदा कैसे रहेगा? अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि इज्जत और एहतराम जो है वो शोरा का या दानिश्वरों का शुरू से रहा है, लेकिन घर का जो चूल्हा है, घर के जो मसाइल हैं, बच्चों की जो फीसें हैं या बिजली के जो बिल हैं, वो सिर्फ इज्जत और एहतराम से नहीं दिए जाते। आप उनको माशरे में जितना मर्जी इज्जत और एहतराम दीजिए, लेकिन जब तक वो कुछ और नहीं करेंगे, जिस तरह के अभी हमने बात की और हमारे जो मुअज़्ज़ज़ शोरा यहाँ पर हैं, इन्होंने भी इस चीज़ को तस्लीम किया कि शायरी जो है ये कुल वक्ती काम नहीं है, ये जुज़ वक्ती काम तो हो सकता है, शौक हो सकता है, किसी नजरिए के फरोग के लिए कर सकते हैं, लेकिन अपने घर के लिए, घर को चलाने के लिए, करता हूं, मुआशरे की जो जरूरियात हैं, जो आपसे लोग वाबस्ता हैं, उनको पूरा करने के लिए आप शायरी पे इन्हिसार नहीं कर सकते। बच्चे क्यों पैदा किए, शादी क्यों की? अगर आपने कहना है कि जनाब मैं फुल टाइम पोएट हूं, मैं तो सिर्फ, फिर तो आपने अपनी जिंदगी में 2, 4, 5, 7 बल्कि कसरत औलाद और कसरत इज़्दवाज इनके यहाँ बहुत ज्यादा पाई जाती है। आपने इकट्ठे यतीम पैदा कर दिए 7, 8। बात सुने, आपने इससे कोई सबक नहीं सीखा। लोग कैसी बातें कर रहे हैं? ये बकवासियात तो तमाम शायरों के साथ होती रही हैं। गालिब को देखिए, मीर तकी मीर को देखिए, इन सब के साथ यही होता रहा है। उन्होंने भी असर नहीं होया तो होना इन्होंने भी नहीं। अच्छा सर, आपका तखल्लुस भी है कोई? बेहोश। क्या बेहोश? वो तो कह रहे थे टक्कर। सर टक्कर मारन तो बाद बेहोश ही होंगे ना। बाजी तुझे वैसे कीता की? बस हो गया मेरे वीरा। खातून आप खुश नसीब हैं, आप एक शायर की बीवी हैं। एडी मैं खुश नसीब हाँ, ते शायर तुसी ले जाओ, मैंने टुट्टा 500 रुपया ही दे जाओ। बाजी 300 लेना जे। नहीं तुम क्या उनसे शायरी करवाओगे? सर साड़ा दिमाग खराब है। सारा सी जी शेरवानी जी पाई है ला के थले बिछाउनी है, लंबा पाना, हाथे दा इंज कर देना ते रेडी च लैके लई फिरना। यार प्लीज यकीन करो, रोज दा 2,500-3,000 ते किते नहीं गया। हां है भी ख्याल मेनू क्यों नहीं आया? ये गल सुनो, कोई रेडी है ताड़ी नजर च? क्यों बाजी तू फ्रूट लाउना? अरे भाई वो बकवासी लोग हैं, तुमसे चेजा ले रहे हैं, तुम खाम खान को जवाब दिए जा रही हो, तुर्की बतुर्की उनके साथ साथ हो तुम। मेरे को जड़ा शाहरुख खान बैठा, मैंने की जवाब दिया? मैं की बोलना तेरे वास्ते? मैं मेरे को ले चुप नहीं। आहिस्ता धीमी आवाज में, वो दमे का मरीज है। बंदा मेरा है कि तेरा? नहीं तो बाजी थानू कदी नारान कगान सवाद नहीं लै गए शादी तो बाद? लो नारान कगान वो तो सिब्बी जावे तो नमूनिया हो जाता है। मैं एक बारी थरपारकर लै गई हां, उत्थे ठंड नाल मरण वाला हो गया। थरपारकर तो बहुत गर्मी होती है। इन्हां नू ठंड लगदी सी जी। नहीं तो वहां क्या करने गई थी? उत्थे एक पीर बाबा बड़ा वड्डा,
ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਮ ਕਰਾਉਣ ਲਗਾਈ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਮ ਕੀਤਾ। ਦਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬਾਬਾ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਆਪ ਦਮ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿਤੇ। ਇੰਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। अच्छा गुस्सा भी चढ़ता है? ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ ਪੱਖੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਜੀ ਥੱਲੇ ਲਾਉਂਦੀ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ। अच्छा सर, ताज़ा तरीन किताब आपकी क्या नाम है उसका? आखिरी आरामगाह। सर क्यों फजूल बातें करते जा रहे हैं? मैं फजूल बातें कर रहा हूँ, फजूल हरकतें ये कर रहा है। आप देखिए, इसकी उम्र देखिए, आप इसकी सेहत देखिए, और इन खातून को देखिए किस कदर खूबरू खातून है। और पता नहीं ये भी शायद अन्नी थी। इन्होंने आप अन्ना तेरा मैं आपकी सपोर्ट में कह रहा हूं। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।